बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 5। सराय में आकर ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन दोनों अस्तबल की तरफ गए। वहां उन्होंने अपने घोड़ों के दाने चारे का जायजा लिया। उस समत से मुतमईन होकर दोनों अपने कमरे में आए। कमरे में दाखिल होने के बाद रुकनुद्दीन ने कमरे के दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। उसने बड़े राजदाराना से अंदाज में ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे बेटे बैठो, मैं तुमसे एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़िदाक बिन तुगराई चुपचाप अपनी मसहरी पर बैठ गया था। रुकनुद्दीन उसके सामने अपनी मसहरी पर बैठा। बड़ी धीमी और राजदाराना सी आवाज में ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे बेटे, जो हालात यहाँ आकर मैंने देखे हैं उनके तहत मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि फिल वक्त अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर को कत्ल मत करो। उसके कत्ल करने से हमें क्या हासिल होगा? इसमें शक नहीं कि कासिम के रेवड़ और उसके अहले खाना और दूसरे मुसलमान लोगों का कत्ल करने वाला ये सैलर ही है। बेशक ये वाजिबुल कत्ल है, पर यह भी तो देखो, सुल्तान तुगरल ने 2 कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ भेजे हुए हैं। वो दोनों मुसलमान कासिद अब तक गुर्जिस्तान के शहर अनी पहुंचकर बकरात से गुफ्तगू कर चुके होंगे। मेरे अजीज बेटे, हम दोनों नहीं जानते कि गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने हमारे उन दोनों कासिदों को क्या जवाब दिया है। लिहाजा कबल वक्त इस सैलर को हमें कत्ल नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरा मशवरा है, कल सुबह ही सुबह हमको यहां से कूच कर जाना चाहिए। जो कुछ यहां आकर हमने हासिल किया है, ये सब कुछ हमें वापस जाकर सुल्तान के गोश गुजार कर देना चाहिए। उसके बाद सुल्तान हमें जो हुक्म देंगे वो हमारे लिए फैसला कुन और काफी होगा। देख रुकनुद्दीन, मेरे मोहतरम, आपका अगर यही ख्याल है तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सैलर को इस मौके पर कत्ल नहीं करना चाहिए तो फिर लाहे अमल के मुताबिक आने वाली सुबह को हम यहां से वापसी का कूच करेंगे। ज़िदाक बिन तुगराई का यह जवाब सुनकर रुकनुद्दीन खुश हो गया था। फिर कहने लगा, देख मेरे बेटे, अब तेरे और मेरे दरमियान यह आखिरी फैसला है कि सुबह ही सुबह हम यहां से कूच कर जाएंगे। उसके बाद रुकनुद्दीन उठा, दरवाजे की जंजीर उसने अंदर से खोल दी। फिर दोबारा उसने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, मेरे बेटे उठो, अब सराय के बठियार खाने में जाते हैं, वहां जाकर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, इसलिए कि सुबह ही सुबह हमने कूच कर जाना है। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई उठ खड़ा हुआ। पहले दोनों बठियार खाने में गए, वहां जाकर उन्होंने खाना खाया, फिर अपने कमरे में आकर आराम करने लगे थे। अगले रोज सुबह सुबह वो सराय से कूच कर गए थे। चरवाहा कासिम एक रोज दोपहर के करीब अपने घोड़े को तेजी से भगाता हुआ करियाम नाम की उस बस्ती के नवाही कोहिस्तानी सिलसिले में नमूदार हुआ, जहां अली जाग का बेटा बारबक और उसकी खूबसूरत और जवां साल बहन रोजबा अपना रेवड़ चराया करते थे। अपने घोड़े को भगाता हुआ कोहिस्तानी सिलसिले में जब वो उस जगह आया जहां बारबक और रोजबा रेवड़ चराया करते थे, तो उसने देखा उस वक्त रेवड़ के पास बारबक और रोजबा का अलावा उनका बाप अली जाग भी था। उन तीनों के करीब आकर कासिम अपने घोड़े से उतरा। उसे अकेला देखते हुए अली जाग ही नहीं, बारबक और रोजबा भी परेशान और अफसुर्दा से दिखाई देने लगे थे। घोड़े से उतरकर कासिम सीधा अली जाग के पास आया। पहले उससे बगलगीर होकर मिला, फिर उसने बारबक से मुसाफा किया। रोजबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, तू कैसी है? जवाब में रोजबा ने गर्दन झुका ली, फिर कहने लगी, ठीक हूं, पर आपके दोनों साथी किधर चले गए? इस पर कासिम कहने लगा, तुम लोग बैठो, फिर मैं तुम्हें सारे हालात तफसील से बताता हूं। इस पर बारबक, रोजबा और अली जाग एक बड़ी चट्टान की ओट लगाकर बैठ गए। कासिम भी उनके सामने बैठ गया। फिर कासिम कह रहा था, मेरे अजीजों, मैं अपने साथियों रुकनुद्दीन और सुल्तान तुगरल के सालार आला ज़िदाक बिन तुगराई के साथ अंजाज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सबसे पहले हमने शिकारगाह का रुख किया। पहले मैं उस ज़िदाक बिन तुगराई को आम सा इंसान समझता था, लेकिन जिस अंदाज में ये शिकारगाह के मुहाफिजों से टकराया, कसम खुदाए वाहिदो ला शरीक की, ये सारा मामला देखने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया है कि ये ज़िदाक बिन तुगराई जैसा जवान तेगजन मैंने आज तक नहीं देखा। इस अकेले ने बारी बारी शिकारगाह के 8 मुहाफिजों को मौत के घाट उतार दिया। एक मुहाफिज को थोड़ी देर के लिए जिंदा रखा, उससे उसने सारी मालूमात हासिल की, फिर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जो कुछ मालूमात हमने हासिल की उनका लुब्बे लुबाब यह है कि मेरे रेवड़, मेरे साथियों, मेरे अहले खाना का कत्ल अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर ने किया है। ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद मुझे ज़िदाक बिन तुगराई ने वापस भेज दिया है। दरअसल उसे खदशा था कि मैं कहीं पहचाना ना जाऊं, इसलिए कि कुछ कुत्ते शिकारगाह के बाहर भी बंधे हुए थे। वो भी मुझसे बड़ी मानूसियत का इजहार करने लगे। अब ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन अंजाज की तरफ जा चुके हैं।
मुझे इसलिए साथ नहीं ले गए कि वहां भी अगर कुछ कुत्ते हुए तो वो मुझे पहचान जाएंगे और मुझसे शनासाई का इजहार करेंगे, इसलिए हमारा भेद खुल जाने का खदशा और डर था। इसी बिना पर जिदाक बिन तुगराई ने शिकारगाह के मरने वाले 8 मुहाफिजों के घोड़े मेरे हवाले किए और मुझे हुक्म दिया कि मैं घोड़े रास्ते में बेचकर आपके पास चला जाऊं, यहाँ कयाम करूं। इतनी देर तक शायद रुकनुद्दीन और जिदाक बिन तुगराई भी अंजाज से लौट आए। शिकारगाह से निकलने के बाद मैंने आपकी बस्ती का रुख किया। रास्ते में मुझे एक सराय मिली, वहां मैंने 8 घोड़े फरोख्त कर दिए। मेरे पास खासी बड़ी रकम हो गई थी। 8 घोड़ों को आगे आगे हाँकते हुए मैं चूंकि उस सराय में देर से पहुंचा था, लिहाजा मैंने वहीं रात बसर की। अगला दिन और रात भी मैंने वहीं गुजारी और अब आपकी तरफ आ गया हूं। मेरा दिल कहता है कि आज जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन भी अंजाज शहर में अपने काम की तकमील करने के बाद लौटेंगे। फिर हम तीनों वापस निशापुर चले जाएंगे और निशापुर में कयाम करके उन कासिदों के लौटने का इंतजार करेंगे जिन्हें सुल्तान तुगरल ने गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ उसके मरकजी शहर अन्नी की तरफ रवाना कर रखा है। हमें यह देखना होगा कि गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात उन कासिदों को क्या जवाब देता है, इसलिए कि वो कासिद मेरे रेवड़ ही के सिलसिले में बकरात की तरफ गए हैं। उनके जवाब ही की रोशनी में सुल्तान तुगरल गुर्जिस्तान के खिलाफ हरकत में आएंगे। चरवाहा कासिम जब खामोश हुआ तो उसकी तरफ तशवीशनाक अंदाज में देखते हुए अली जाक ने पूछा, कासिम मेरे अजीज भाई, तुम्हें रुकनुद्दीन और जिदाक बिन तुगराई को यह पता चल गया था कि तुम्हारे रेवड़ के मुहाफिजों तुम्हारे अहले खाना को कत्ल अंजाज के हाकिम के भतीजे सैलर ने किया है, तो फिर अंजाज जाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग वहीं से निशापुर चले जाते और ये इतला जाकर अपने सुल्तान तुगरल को पहुंचाते। उसके बाद सुल्तान जो फैसला करता वही तुम्हारे हक में बेहतर होता। मैं समझता हूं अंजाज जाकर जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन ने न सिर्फ ये कि हिमाकत की है बल्कि अपने आप को जानबूझकर खतरात में डाला है। क्या तुम बता सकते हो इनका अंजाज में जाने का क्या मकसद है? अली जाक मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, ये जिदाक बिन तुगराई कोई मामूली इंसान नहीं। जिस तरह वो शिकारगाह के 8 मुहाफिजों से निपटा है, उसकी तेगजनी, उसकी जुर्रतमंदी को देखते हुए मैं बिला झिझक ये कह सकता हूँ कि ये जिदाक बिन तुगराई अजानों की गूंजती आवाजों जैसा बाअजमत, स्याह शीशों पर चमकती बर्क जैसा दलेर, दुश्मनी की मुंडेर पर उतरते भूखे शाहीनों जैसा खूनख्वार और जंगजू है। मेरी दुआ है कि खुदावंदे दो जहां इस जिदाक बिन तुगराई को इसके हर कदम पर कामयाबी और फौजमंदी अता करे। यहां तक कहते कहते बूढ़ा चरवाहा कासिम रुक गया था, इसलिए कि उसने देखा बाएं जानिब से कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए उस तरफ आ रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए कासिम कुछ परेशान और खौफजदा सा हो गया था। फिर वो फौरन बोला और रोजबा और बारबक की तरफ देखते हुए कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, बारबक मेरे बेटे, तुम फौरन बैठे ही बैठे खिसकते हुए यहाँ से हट जाओ। ये जो सवार आ रहे हैं, मेरा दिल कहता है ये खतरे से खाली नहीं है। तुम दोनों कहीं छुप जाओ। अगर उन्होंने हमसे कोई तफसील जानना चाही तो मैं और तुम्हारा बाप अली जाक कोई मुनासिब जवाब दे लेंगे। मेरे बच्चों, वो सवार लम्हा बा लम्हा करीब आते जा रहे हैं। इस पर रोजबा और बारबक दोनों ने एक बार अपने बाप अली जाक की तरफ देखा, जिस पर अली जाक ने भी उन दोनों को बड़ी शफकत और मोहब्बत में कहना शुरू किया, रोजबा मेरी बेटी, बारबक मेरे बेटे, कासिम ठीक कहता है। तुम दोनों बहन भाई बैठे ही बैठे फौरन खिसक कर किसी चट्टान की ओट में चले जाओ और ये हमारे साथ कैसा भी सलूक करें, तुम चट्टान की ओट से हरगिज हरगिज बाहर मत आना। इस पर रोजबा और बारबक दोनों हरकत में आए। बड़ी तेजी के साथ बैठे ही बैठे चलते हुए वो जरा हटकर एक बड़ी चट्टान की ओट की तरफ चले गए थे। वो सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए उस जगह आन रुके जहां कासिम और अली जाक बैठे हुए थे। जब वो नजदीक आए तब वो दोनों भी अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। फिर उन सवारों में से एक ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कासिम की तरफ इशारा करके अपने साथियों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, यही वो शख्स है जिससे मैंने 8 घोड़े खरीदे थे। कासिम का माथा ठनक गया था कि खतरात उसके गिर्द मंडलाने लगे हैं। अली जाक भी फिक्रमंद हो गया था। फिर कुछ मुसल्ला जवान कासिम के करीब आए और उनमें से एक ने कासिम को मुखातिब किया, क्या तूने इसके हाथ 8 घोड़े फरोख्त किए थे? इस पर कासिम कुछ सोचने लगा, जिस पर वो सवार फिर धमकी आमेज लहजे में कहने लगा, अजनबी, मैं नहीं जानता तू कौन है, किन सरजमीनों से आया है, तेरा नाम क्या है, मगर झूठ ना बोलना। अगर झूठ बोलेगा तो मैं यहीं खड़े खड़े तेरी गर्दन काट कर चला जाऊंगा। जवाब में कासिम फौरन बोल उठा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं इसकी जरूरत महसूस करता हूँ। यह शख्स जो कह रहा है सच है। मैंने ही इसके हाथ 8 घोड़े फरोख्त किए थे, पर तुम्हें इनसे मुतालिक क्या मालूमात चाहिए? इस पर वही सवार फिर बोल उठा, क्या तुम बता सकते हो कि वो 8 घोड़े तुमने कहां से हासिल किए थे? इस बार कासिम ने बड़ी तेजी से जवाब देना शुरू किया,
देखो, दरअसल मैं एक रेवड़ का मालिक था। गुज़िश्ता दिनों किसी ने हमलावर होकर लूट लिया, मेरा रेवड़ छीन लिया, मेरे सारे अहले खाना और रेवड़ के मुहाफिजों को कत्ल कर दिया। पर मैं बदकिस्मती से किसी न किसी तरह बच निकला। मैं अंजाज के हाकिम के पास नालिश लेकर जा रहा था कि मेरे रेवड़ पर हमलावर होने वालों को पकड़ा जाए और उन्हें करारे वाकई सजा दी जाए। लेकिन जिस वक्त मैं अंजाज की तरफ जा रहा था, जिस बस्ती की सराय में मैंने घोड़े बेचे थे, उससे चंद मील आगे मुझे चंद सवार मिले। उनके पास 8 घोड़े थे। उन्होंने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि किधर जा रहा हूं। तो मैंने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुना दी। जवाब में मुझे कहने लगे कि अंजाज जाकर अगर अपने रेवड़ की नालिश अंजाज के हाकिम लियांडर से करोगे तो तुम्हें इसका कोई फायदा ना पहुंचेगा। ये 8 घोड़े ले लो, इन्हें बेचकर जो रकम मिलती है उसे लेकर अपने घर चले जाओ। मुझे उनकी ये बात पसंद आई। मैंने उनसे वो 8 घोड़े ले लिए, वापस मुड़ा, सराय में उन घोड़ों को बेचा। वापस जा रहा था कि इस चरवाहे के पास पानी पीने के लिए रुक गया हूँ। वो मुसल्ला जवान थोड़ी देर तक कासिम का बगौर जायजा लेता रहा, फिर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वो कह उठा, सुन अजनबी, मैं तेरा नाम नहीं पूछूंगा, ना ही मुझे तेरा नाम जानने की जरूरत है। जो कुछ तुमने कहा है उसका एक हिस्सा मुझे सच और दूसरा झूठ लगता है। तुम्हारे बयान का जो हिस्सा सच लगता है वो ये कि कातिलों ने जरूर घोड़े तुम्हारे हवाले किए होंगे और सराय में इस शख्स के हाथ बेच दिए होंगे, इसलिए कि तुम अकेले शिकारगाह के 8 मुहाफिजों को कत्ल नहीं कर सकते। पर तेरे बयान का दूसरा हिस्सा मुझे झूठ लगता है, और वो ये कि तू इस चरवाहे के यहाँ सिर्फ पानी पीने के लिए आया। मेरा अंदाजा है कि तू इस चरवाहे का पुराना जानने वाला है, लिहाजा तुम्हारे बयान की रोशनी में तुम दोनों को मेरे साथ अंजाज शहर चलना होगा। वहां हमारे हुक्मरान के कहने पर शिकारगाह के 8 मुहाफिजों के मुतवक्के कातिलों को ढूंढने के लिए अंजाज शहर में दाखिल होने वाले अजनबी और मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार करके जिंदान में डाला हुआ है। अब तुम हमारे साथ चलोगे और जिन लोगों ने घोड़े तुम्हारे हवाले किए हैं उन्हें तुम वहां जाकर पहचानोगे कि वो शिकारगाह के मुहाफिजों के कातिल हैं, इसलिए कि जो 8 घोड़े तुमने बेचे हैं ये शिकारगाह के मुहाफिजों ही के थे। उस मुसल्ला जवान का ये फैसला शायद कासिम को पसंद न आया था, लिहाजा उसने एतराज करते हुए किसी कदर एहतजाजी लहजे में कहना शुरू किया, मैं तो तुम्हारे साथ अंजाज चलने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मैंने 8 घोड़े लिए थे, उन्हें सराय में बेचा भी था। अगर ये जुर्म है तो मैं अपने उस जुर्म का इकरार कर चुका हूं, लिहाजा ये जो चरवाहा है इसे तुम अपने साथ क्यों घसीटते हो, और फिर इसकी गैर मौजूदगी में इसके रेवड़ का कौन ख्याल रखेगा। तुम्हारा खामखा और बगैर किसी ताल्लुक और रिश्ते के इस चरवाहे की तरफदारी करना इस अमर की पुख्तगी करता है कि तुम्हारे इस चरवाहे के साथ पुराने ताल्लुकात और मरासिम हैं। उसके साथ ही मुहाफिज ने तलवार खींच ली और उसे अपने सामने लहराते हुए हुक्मिया लहजे में वो फिर कासिम को कहने लगा, चुपचाप हमारे साथ हो लो। अगर मजीद तुमने कुछ कहने की कोशिश की और इस चरवाहे की तरफदारी की तो याद रखना मैं तुम्हें बुरी तरह जख्मी करके भी अंजाज लेकर जाऊंगा। फिर उस मुहाफिज ने अपने साथियों को मखसूस इशारा किया जिस पर वो आगे बढ़े। कासिम और अली जाग को पकड़कर उन्होंने अपने घोड़ों के आगे बिठा लिया। फिर वो अपने घोड़ों पर बैठे और जिस समत से आए थे उसी समत घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए चले गए थे। जब वो मुहाफिज अली जाग और कासिम को लेकर चले गए तब पत्थर की ओट से बारबक और रोजबा दोनों बहन भाई निकले और बेहद परेशान और गमगीन थे। उस मौके पर बारबक ने अपनी बहन रोजबा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ऐ मेरी अजीज और मोहतरम बहन, ये लोग खामखा हमारे बाप को पकड़ कर ले गए हैं। अंजाज की ये लोग इंतहाई संग दिल और इंसानियत से आरी हैं। कासिम ने अगर अपने जुर्म का इकरार कर दिया तो ये लोग हमारे बाप को भी नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रहेंगे। देख मेरी बहन, तू यहीं अपने रेवड़ के पास रह, मैं रेवड़ के एक घोड़े पर सवार होता हूँ और इनका ताकुब करता हूँ। मैं अपने बाप के पीछे पीछे अंजाज जाता हूँ और वहां अपने बाप की रिहाई का सामान करूंगा। अपने छोटे भाई की उस गुफ्तगू से रोजबा दिलगीर हो गई थी। आगे बढ़कर उसने छोटे भाई की पेशानी पर बोसा दिया। फिर वो रोती हुई आवाज में कह उठी, ऐ मेरे भाई, तू अभी कम उम्र है, तू कैसे बाप की रिहाई का सामान करेगा। काश हमारा कोई बड़ा भाई होता, कोई हमारा मजबूत सहारा होता तो आज ये मुसल्ला जवान यूं हमारे बाप को बेबस करके ना ले जाते। मेरे भाई, तू अंजाज जाकर क्या करेगा, वहां तू अपने बाप को कैसे छुड़ाएगा। मैं तो कहती हूँ दोनों बहन भाई घर जाते हैं और इस हादसे की इत्तला जाकर माँ को करते हैं। नहीं बहन, हरगिज नहीं मेरी बहन, इस हादसे की इत्तला माँ को नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो ये सदमा ही बर्दाश्त ना कर सके। मेरी बहन, पहले हमें अपने बाप की रिहाई के लिए कुछ करना होगा। मैं अंजाज की तरफ जाता हूँ। सुन मेरी बहन, तू जानती है जिदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन भी वहीं गए हुए हैं। वो जरूर किसी सराय में कयाम किए हुए होंगे। मैं इस सिलसिले में जिदाक बिन तुगराई से मिलूंगा। तू जानती है वो ऐसा नौजवान है जो मुश्किल से मुश्किल और नाकाबिले तस्खीर काम सर अंजाम देने की हिम्मत और जुर्रत रखता है।
मैं उसी से मिलूंगा और उससे इल्तिमास करूंगा कि वो हर सूरत में मेरे बाप को छुड़ाए। मेरी बहन, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बाप को सलामती के साथ वापस लाने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरे और बाप के मुतालिक माँ पूछे तो कहना वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में अंजाज गए हैं, कल तक लौट आएंगे। अब तू मजीद कुछ मत कहना, इसलिए कि मैं जरूर इन लोगों के पीछे अंजाज की तरफ जाऊंगा। जवाब में रोजबा ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसू पूंछे, फिर सिसकते हुए कहने लगी, मेरे अजीज भाई, मैं तेरी राह में रुकावट नहीं बनूंगी। ये जो तूने ज़िदाक बिन तुगराई का जिक्र किया है तो मेरा दिल कहता है कि वो ऐसा हमदर्द नेक नौजवान है कि वो जरूर हमारे बाप की रिहाई का सामान करेगा। देख मेरे भाई, तू ताकुब में जरूर अंजाज तक जा, लेकिन मुसल्लह जवानों की निगाह से बच कर रहना। पहले अंजाज की सारी सराहों को छानना। अगर ज़िदाक बिन तुगराई तुम्हें मिले तो उसे मेरी तरफ से भी मिन्नत समाजत करना कि वो हमारे बाप की रिहाई का सामान करे। अब तो मैं बड़ी बेचैनी से तेरी वापसी का इंतजार करूंगी। उसके साथ ही करीब पड़ा हुआ एक दहाना बारबक ने उठाया और भागता हुआ एक घोड़े के पास गया। उसकी नंगी पीठ पर सवार हुआ और उसे सर पर दौड़ाता हुआ वो अंजाज शहर की तरफ जा रहा था। अंजाज के वो मुसल्ला जवान अली जाक और कासिम को लेकर कोई लगभग 10 मील दूर गए होंगे कि सामने की तरफ से 2 सवार आते हुए दिखाई दिए। फिर अचानक कासिम और अली जाक के चेहरों पर सुकून बिखर गया, इसलिए कि सामने की तरफ से आने वाले ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन थे। मुखालिफ समत से आने वाले ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन भी कासिम और अली जाक को पहचान गए थे। उनके पास से गुजरते हुए अजीब से अंदाज में कासिम की तरफ देखते हुए अली जाक ने आंख का इशारा किया। इस पर अली जाक और कासिम ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार ना किया और वह उन 6 मुसल्ला जवानों के आगे आगे बेबसी का इजहार करते हुए खामोश रहे। जो ही अली जाक और कासिम को लेकर वो 6 मुसल्ला जवान चंद कदम आगे बढ़े, खूनी इंकलाब और एक होलनाक तब्दीली रूनुमा हो गई थी। एक झटके के साथ ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी तलवार बेनियाम की और पीठ पर बंधी हुई ढाल संभाल ली। अब वो उस खूनख्वार चीते की तरह था जो कई दिनों का भूखा हो और शिकार का मुतलाशी हो। अपने घोड़े को उसने अंगेख्त कर देने वाली एड़ लगाई थी। फिर वो पुश्त की जानिब से किसी वारिसे तारीखे इंसानी की तरह आगे बढ़ा था। जोरदार अंदाज में उसने तकबीरें बुलंद की, जिससे दम भर के लिए ऐसा महसूस होने लगा था जैसे बिसाते कायनात के जर्रों में हर शय अनल बहर पुकार उठी हो। फिर देखते ही देखते 6 मुसल्ला जवानों पर ज़िदाक बिन तुगराई हमलावर हो गया था। कबल इसके कि वो 6 मुहाफिज पलटकर ज़िदाक बिन तुगराई का सामना करते, उसका मुकाबला करते, ज़िदाक बिन तुगराई उन पर बिजलियों के शरारों की तरह इस तेजी इस सूरत से वारिद हुआ कि देखते ही देखते उनकी मुज़ाहमत शुरू होने से पहले ही पहले उसने 6 की गर्दनें काट कर रख दी थी। उस मौके पर वो शख्स जिसने कासिम से घोड़े खरीदे थे भागना चाहता था, पर कासिम ने मरने वालों में से एक की तलवार ली, उस पर हमलावर होकर उसकी गर्दन काट दी। फिर वो ज़िदाक बिन तुगराई को कहने लगा, जिस शख्स को मैंने कत्ल किया है इसके हाथ मैंने घोड़े बेचे थे। यही हरामखोर मुसल्ला जवानों को मेरे पीछे अली जाक के रेवड़ तक ले आया था। कासिम की उस गुफ्तगू का ज़िदाक बिन तुगराई ने कोई जवाब ना दिया। उसके चेहरे पर अभी तक गज़बनाकी के आसार थे। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, बिल्कुल उस शाहीन की तरह जो अभी अभी शिकार से फारिग हुआ हो। अपने घोड़े से उतरकर ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी खून आलूद तलवार साफ की और अपने सामने कासिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, तफसील से बताओ ये वाकया कैसे पेश आया। जल्दी जल्दी कासिम ने सारे हालात सुना दिए थे। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई ने बड़ी आजिज़ी बड़ी इंकसारी से अली जाक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अली जाक मेरे मोहतरम, कासिम की वजह से आपको जो तकलीफ और जहमत उठाना पड़ी उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में आप अपने दिल में मैल नहीं आने देंगे। ज़िदाक बिन तुगराई शायद अपना सिलसिला कलाम जारी रखता, पर दरमियान में अली जाक ने बोलते हुए उसकी बात काट दी थी। अली जाक कह रहा था, ज़िदाक मेरे बेटे, क्यों शर्मसार करते हो, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस मुसीबत के वक्त तुम मेरे और कासिम के काम आए हो, ऐसे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जिस तरह तूने अंजाज के इन 6 मुहाफिजों का खात्मा किया है, मेरे बेटे ये काम हर जवान नहीं कर सकता। मैं तेरी शुजाअत, तेरी दलेरी, तेरी अजमत को सलाम करता हूँ। अली जाक की उस गुफ्तगू का जवाब देने की बजाय ज़िदाक बिन तुगराई ने बात का रुख बदला और कहने लगा, मेरे ख्याल में हमें यहाँ ज्यादा देर रुककर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मरने वालों की लाशों को गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए और यहाँ जो खून के धब्बे हैं वो रगड़कर मिटा देने चाहिए। इसके बाद हमें वापस चलना चाहिए। अली जाक, कासिम और रुकनुद्दीन ने ज़िदाक बिन तुगराई की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर वो शाहरा से हटकर एक तरफ गड्ढा खोदने लगे थे। जिस वक्त वो गड्ढा खोद चुके लाशों को गड्ढे में फेंक रहे थे, ऐन उसी वक्त पुश्त की जानिब से बारबक अपना घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा था। अली जाक उसे देखकर फिक्रमंद हो गया था।
फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मेरे बेटे खैरियत तो है? इस पर बारबक ने अपने घोड़े से छलांग लगाई, भागकर अपने बाप से लिपट गया। फिर कहने लगा, मेरे बाप शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। मेरा दिल कहता है जो मुसल्ला जवान आपको पकड़ कर ले गए थे उनका खात्मा ज़िदाक बिन तुगराई ने किया है। मैं आपके पीछे पीछे अंजाज की तरफ आ रहा था। मेरा ख्याल था कि अंजाज में ज़िदाक बिन तुगराई से मिलकर आपकी रिहाई का सामान करूंगा। जवाब में अली जाक ने बारबक को वो सारे हालात तफसील से बता दिए जिस तरह मुसल्ला जवानों पर हमलावर होकर ज़िदाक बिन तुगराई ने उनकी जान बचाई थी। ये खबर सुनकर बारबक ऐसा खुश हुआ कि वह पूरे जज्बात में भागकर वो ज़िदाक बिन तुगराई से लिपट गया। ज़िदाक बिन तुगराई ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर उसे अलहदा किया। उसके बाद सारी लाशों को दफन करने के बाद जो वहां खून के धब्बे थे वो भी उन्होंने मिटा दिए। उस मौके पर बारबक ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे मोहतरम भाई, आप सीधे उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ आए जहां हम रेवड़ चराया करते थे। वहीं से हमारे बाप को अंजाज के मुसल्ला जवानों ने पकड़ा था। वहां मेरी बहन रोजबा बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होगी। आप लोग मेरे पीछे आएंगे, मैं रवाना होता हूँ, अपनी बहन के पास जाता हूँ, उसे जाकर ये खुशखबरी कहता हूँ। उसके साथ ही बारबक अपने घोड़े पर सवार हुआ और पुरजोश एड़ घोड़े को लगाता हुआ वो वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद ज़िदाक और दूसरे लोग भी अपने घोड़ों पर सवार हुए और वहां से रवाना हो गए थे। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ बारबक उस कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हुआ जिसमें उनका रेवड़ चरता था। उसने देखा उसकी बहन रोजबा कोहिस्तानी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर खड़ी बड़े गौर से उसकी तरफ देख रही थी। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए वो अपनी बहन रोजबा के करीब आया और एक जस्त लगाते हुए वो नीचे उतरा। इतनी देर तक रोजबा भागकर उसके पास आई और फूली सांसों में पूछने लगी, बारबक मेरे अजीज भाई, तुम लौट आए हो? बारबक भागा और पूरी कुव्वत से रोजबा से लिपट गया था। फिर वो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कह रहा था, है मेरी अजीजो मोहतरम बहन, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। यूं जानो तुम्हारा भाई बारबक अपने बाप को छुड़ाने में कामयाब हो चुका है। वो सामने जनूब मगरिब की तरफ देखो, जो सवार आ रहे हैं उनमें हमारा बाप भी शामिल है, उनके साथ चरवाहा कासिम भी है। अपने भाई के उस इंकशाफ पर खूबसूरत और हसीन रोजबा के चेहरे पर ऐसी दिलकशी, ऐसी खुशियां बिखरी थी कि जिनको अल्फाज में बयान तक नहीं किया जा सकता। फिर अपने भाई को उसने अपने साथ लिपटा लिया और उसका मुंह चूमते हुए पूछने लगी, मेरे भाई, मेरे बाप की जान अंजाज के उन 6 मुसल्ला जवानों से कैसे बची? जाहिर है तुम तो बाप की रिहाई का सामान नहीं कर सकते। इस पर गौर से रोजबा की तरफ देखते हुए बारबक ने पूछा, मेरी बहन, मैंने तुम्हें इशारा दिया था कि 4 सवार आ रहे हैं। 2 का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एक हमारे बाप दूसरे कासिम है, लेकिन तूने बाकी 2 सवारों के मुतालिक नहीं पूछा। रोजबा ने तेज निगाहों से अपने भाई बारबक की तरफ देखा, फिर खलाओं में घूरते हुए कहने लगी, बारबक मेरा दिल कहता है कि बाकी 2 सवार ज़िदाक बिन तुगराई और मोहतरम रुकनुद्दीन हो सकते हैं। मेरा दिल यह भी कहता है कि मेरे बाप की रिहाई का सामान इस ज़िदाक बिन तुगराई ने किया होगा। रोजबा की उस गुफ्तगू से बारबक खुश हो गया था। फिर वो पहले की निस्बत ज्यादा खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, अजीज बहन, तेरा अंदाजा दुरुस्त है। जिस वक्त अंजाज के 6 मुसल्ला जवान हमारे बाप और कासिम को पकड़ कर ले गए थे तो उनकी खुशकिस्मती के सामने की तरफ से ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन आ गए। मेरे बाप ने मुझे बताया कि ज़िदाक अकेला उन पर आंधियों और तूफानों की तरह हमलावर हुआ और थोड़ी देर की कश्मकश में अकेले ने उन 6 को मौत के घाट उतार दिया। उस शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया गया है जिसके हाथ कासिम ने घोड़े बेचे थे और जो अपने साथ वो 6 मुसल्ला जवान लेकर आया था। अब कोई कासिम की निशानदही करने वाला नहीं रहा। मेरी अजीज बहन, इस ज़िदाक बिन तुगराई ने हमारे लिए वो मार्का सर अंजाम दिया है जिसका जिस कदर भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बारबक की उस गुफ्तगू से रोजबा थोड़ी देर तक अपनी जगह पर खड़ी मुस्कुराती रही। फिर एकदम वो हरकत में आई और जमीन के नंगे सीने पर सजदा रेज हो गई थी। फिर अजीब से अंदाज में वो अपने खुदावंद को मुखातिब करते हुए कह रही थी, तू बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। अपने बाप के बगैर मैं और मेरा भाई दोनों ही उम्मीदों की राख तले जलती मुसर्रतों के अंगारों जैसे हो जाते। मेरे अल्लाह, तूने अपनी मेहरबानी से हमारे लिए एहसास के वैरान खंडरों में बेचैन भटकती फिरती ख्वाहिशों की जगह सुबह के तबस्सुम की किरणें भरती हैं। मेरे अल्लाह, हम जितना भी तेरा शुक्र अदा करें कम है। यहाँ तक कहने के बाद रोजबा उठ खड़ी हुई, इसलिए कि अपने करीब ही उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी थी। वो खड़ी हुई तो उसने देखा उसके करीब ही उसके बाप के अलावा कासिम, ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन ने अपने घोड़ों को रोका था। उन्हें देखते ही रोजबा के चेहरे पर तबस्सुम खेल गया था। इतनी देर तक उसका बाप अपने घोड़े से उतर चुका था। रोजबा भागी और पूरी ताकत और कुव्वत से अपने बाप के साथ लिपट गई थी।
अली जाक थोड़ी देर तक उसका सर चूमकर प्यार करता रहा। फिर रोजबा अलहदा हुई। न जाने उसे क्या हुआ, भागकर वो जिदाक बिन तुगराई की तरफ गई, उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। फिर शर्माए शर्माए लहजे में वो जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मुझे आपको किस अंदाज में मुखातिब करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी इंतहा दर्जे की शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे लिए दर्द की दीवारों के सामने अज़्म का कोहे गिरा, मौत के नजरानों, जहर के पैमानों के सामने अमन रंगों का सागर साबित हुए हैं। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए रोजबा रुकी थी। फिर बड़े गौर से उसने जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखा था। उस समय उसकी सोई सोई आंखों में चाहत के छलकते जाम, खोई खोई नजरों में मोहब्बत के पैगाम, उसके शीरी लबों पर अपनायत की तिश्नगी, जबकि उसकी संदली बाहों, महताब चेहरे से सुपुर्दगी टपकती थी। जिस वक्त हसीन और खूबसूरत रोजबा अजीब से अंदाज में जिदाक बिन तुगराई की तरफ देख रही थी, उस वक्त वो सरापाए हुस्न खुशबू से तराशा पैकर हो रही थी। उसकी आंखें शोले ही शोले, खुमार ही खुमार, नशा ही नशा, ख्वाब ही ख्वाब दे रही थी। वो हमा रंग, हमा खुशबू, हमा सोज, हमा गुदाज होकर रह गई थी। उसकी नरम खुशबू जैसी सांसों में कुर्ब का एहसास और एक तलब अंगेज महक थी, जबकि उसकी आंखों के धनक रंगों में अनगिनत अछूते कंवारे सपने थे। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। फिर दोबारा रोजबा ने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरी कौम के अजीम सूरमा, मैं अभी तक ये नहीं जान सकी कि मुझे आपको कैसे मुखातिब करना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी कि आपने हमारे बाप की रिहाई का सामान करके वक्त के वहशी बहाव में हमारे दिल की ठंडक, रूह की गर्मी और निगाहों का सरूर अता किया है। मैं आपकी शुजात को सलाम करती हूँ। रोजबा जब खामोश हुई तो अपने घोड़े पर बैठे ही बैठे जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर मुस्कुराता रहा। शायद वो रोजबा की उस गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहा था। फिर उसने रोजबा को मुखातिब किया, ए बिनते अली जाक, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मेरी जगह कोई और अजनबी मुसलमान होता तो वो भी ऐसा ही करता, जबकि मैं तो एक रोज तुम लोगों के यहाँ अपने इन दोनों साथियों के साथ कयाम करके तुम लोगों का नमक खा चुका हूँ। फिर जिस वक्त तुम पर मुसीबत पड़ी उस वक्त मुझे हक के नमक तो अदा करना ही था। जिदाक बिन तुगराई कुछ मजीद कहता, पर बीच में रोजबा ने बोलते हुए उसकी बात काट दी थी। मैं आपके अंदाज़े मुखातिब के खिलाफ अपने बाप के सामने एतराज करती हूँ। आप मुझे बिनते अली जाक कहकर पुकार रहे हैं और इस तर्ज मुखातिब में एक तरह की अजनबियत है, जबकि आप हम पर वो एहसान कर चुके हैं जो ना लफ्जों और ना ही किसी अमल और किसी फेल से उतारा जा सकता है। आप मेरा नाम जानते हैं, आप मुझे मेरे नाम से भी मुखातिब कर सकते हैं। उस मौके पर अली जाक भी रोजबा के करीब आया। फिर वो जिदाक को मुखातिब करके कहने लगा, जिदाक मेरे बेटे, रोजबा ठीक कहती है, बिनते अली जाक में वाकई एक तरह की अजनबियत है। मेरे बेटे, तुम इसे रोजबा कहकर भी मुखातिब कर सकते हो। कसम खुदाए वाहिद की, जो एहसान तुमने हम पर किया है उसको देखते हुए अब मैं तुझे अपने घर का एक फर्द ख्याल करने लगा हूँ। देख मेरे बेटे, तू अभी तक अजनबियों की तरह घोड़े पर क्यों बैठा है? नीचे उतरो। तुम्हारी वजह से कासिम और रुकनुद्दीन भी अपने घोड़ों से नहीं उतर रहे। इस पर घोड़े पर बैठे ही बैठे जिदाक बिन तुगराई ने अली जाक को मुखातिब किया, अली जाक मेरे मोहतरम, देखें सूरज अब गरूब होने के लिए झुकना शुरू हो गया है। आप तीनों बाप बेटा बेटी अपने रेवड़ को इकट्ठा करें और उसे हाँकते हुए अपनी बस्ती की तरफ ले जाएं। मैं, कासिम और रुकनुद्दीन अब यहाँ से कूच करेंगे। मैं जानता हूँ आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर मैं अपने साथियों के साथ रुकूंगा नहीं। यहीं से अभी और इसी वक्त निशापुर की तरफ कूच करूंगा। जिस मकसद के लिए हम इन सरजमीनों की तरफ आए थे उस मकसद को हम पूरा कर चुके हैं, लिहाजा अब हमें फिलफौर निशापुर की तरफ रवानगी करनी चाहिए। जिदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से रोजबा बेचारी परेशान हो गई थी। थोड़ी देर तक वो अजीब से अंदाज में जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखती रही। फिर किसी कदर रोती और बैन करती हुई आवाज में उसने जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, अगर हम आपको ना जाने दें तो क्या आप हमारी नाराजगी की परवाह किए बगैर जबरदस्ती चले जाएंगे? इस पर एक अजीब सी निगाह जिदाक बिन तुगराई ने अपने सामने रोजबा पर डाली। फिर वो कहने लगा, नहीं, मैं तुम लोगों को नाराज करके जबरदस्ती तो यहां से कूच नहीं कर सकता। जिदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से रोजबा की हालत यकसर तब्दील हो गई। वो बेचारी जिदाक बिन तुगराई के उस जवाब से दौड़ते तखय्युलात में लफ्जों की तितलियों सी खुश, आईनों में रक्स करते सायों पर छाती शोला फिशा बिजलियों जैसी खुशकुन और रात के प्यार में गुम चंबेली के दूधिया फूलों जैसी शादाब और पुरसकून होकर रह गई थी। फिर उसने जिदाक बिन तुगराई के घोड़े की बाग को एक झटका दिया और एक अजीब से अनोखी सरशारी में वो जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगी, अगर यह मामला है तो फिर हम आपको नहीं जाने देंगे। अगर ज्यादा नहीं तो कम अज कम आने वाली रात ही आप हमारे यहाँ कयाम करें। आपने जो हमारे लिए मार का सर अंजाम दिया है उसको सामने रखते हुए हम किसी भी तरह आपको अजनबियों की तरह कूच नहीं करने देंगे।
कबल इसके कि ज़िदाक बिन तुगराई रोजबा की उस गुफ्तगू का जवाब देता, उस मौके पर अली जाक भी बोल पड़ा। उसने भी अपनी बेटी रोजबा की तायद करते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे बेटे, रोजबा ठीक कहती है, अगर तुम जाने के लिए जिद करोगे तब भी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब तुम्हारे साथ हमारा एक ताल्लुक, एक रिश्ता है। मेरे बेटे घोड़े से उतरो, हम सब इकट्ठे घर चलते हैं। इस पर चुपचाप ज़िदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतर गया था। उसकी तरफ देखते हुए कासिम और रुकनुद्दीन भी अपने घोड़ों से उतर गए। उस सूरत हाल पे रोजबा ऐसी खुश हुई कि वो झूमती हुई एक तरफ भागी और अपने भाई बारबक को मुखातिब करते हुए कहने लगी, बारबक मेरे भाई, आओ रेवड़ के जानवरों को समेटें और घर चलें। बारबक भी उसके पीछे पीछे भाग लिया था, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई, अली जाक, कासिम और रुकनुद्दीन उन दोनों बहन भाई को इस तरह खुश और शादमान देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में उन दोनों बहन भाई ने अपने रेवड़ को समेट लिया। फिर वो सब रेवड़ के साथ कोहिस्तानी सिलसिले से अली जाक की बस्ती करियाम की तरफ जा रहे थे। अपने रेवड़ को बाड़े में बंद करने के बाद अली जाक सबको लेकर अपनी हवेली में आया। रोजबा मकान के अंदरूनी हिस्से में अपनी माँ के पास चली गई थी, जबकि अली जाक और उसका बेटा बारबक दोनों ज़िदाक बिन तुगराई, रुकनुद्दीन और कासिम को लेकर अपने मेहमान खाने में दाखिल हुए थे। थोड़ी देर तक दोनों बाप बेटा उनके पास बैठकर गुफ्तगू करते रहे। अली जाक अपनी जगह से उठा और ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, ज़िदाक मेरे बेटे, तुम तीनों थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ, फिर जल्द ही लौटता हूँ और तुम्हारे पास बैठता हूँ। ज़िदाक बिन तुगराई अली जाक की उस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था। कैन उसी लम्हे अली जाक की बीवी अनाबेल और रोजबा दोनों माँ बेटी दीवान खाने में दाखिल हुई थी। अनाबेल सीधी ज़िदाक बिन तुगराई के पास आई, बड़ी शफकत के साथ उसके सर और शानों पर हाथ फेरा। फिर अपने शोहर अली जाक के करीब बैठते हुए वो ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कह रही थी, तुगराई के बेटे, मेरे पास अल्फाज नहीं जिन्हें इस्तेमाल करके मैं तेरी ज़ात का शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरी बेटी रोजबा ने मुझे सारे हालात तफसील के साथ बताए हैं कि किस तरह 6 मुसल्ला जवान मेरे शोहर और तुम्हारे साथी कासिम को पकड़ कर ले गए और तुम अकेले ने उन 6 का खात्मा करके मेरे शोहर को रिहाई दिलाई। तुगराई के बेटे, ये ऐसा कारनामा है जिस पर फख्र ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका शुक्रिया अदा करने के लिए मुनासिब अल्फाज तक तलाश नहीं किए जा सकते। तुगराई के बेटे, अगर तुम ऐसा ना करते तो मेरा छोटा सा यह घर तबाह बर्बाद हो जाता। मैं तुम्हारे इस मार के, इस कारनामे और इस एहसान की ताजिंदगी ममनून और शुक्रगुजार रहूंगी। यहां तक कहने के बाद अनाबेल लम्हा भर के लिए रुकी, दम लिया, फिर दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। रोजबा ने मुझे यह भी बता दिया है कि जिस काम के सिलसिले में तुम अपने साथियों के साथ अंजाज की तरफ गए थे, उसमें भी तुम कामयाब लौटे हो। अपने कारवान के जानवरों पर कब्जा करने और कारवान के लोगों का कत्लेआम करने वालों का सुराग लगा लिया है। मेरी दुआ है कि खुदावंदे अजीम तुम लोगों को इस सिलसिले में मजीद कामयाबियां दे। अली जाक, जो अपनी बीवी और बेटी के आने पर अपनी नशिस्त पर बैठ गया था, उसके बाद फिर उठा और ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम तीनों बैठो, हम तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके साथ ही अली जाक, बारबक, अनाबेल और रोजबा बाहर निकल गए थे। दीवान खाने के बाहर चारों ने आपस में सलाह मशवरा किया। फिर बारबक और अली जाक दोनों बाड़े की तरफ गए। वहां उन्होंने एक खूब फरबा मेमना ज़िबा किया, हवेली में लाकर उसे भूना गया। उसके अलावा अनाबेल और रोजबा दोनों ने मिलकर तरह तरह के खाने तैयार किए। फिर सारे खानों को दीवान खाने में जब सजा दिया गया, तब अली जाक की तरफ देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई बोल उठा, मोहतरम अली जाक, मैं समझता हूँ आपने कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ से काम लिया है। आपने लगता है अपना कोई मेमना भी ज़िबा किया है। पहले भी मैंने आपको मना किया था, लेकिन इस बार आपने हमसे चोरी चोरी ये काम कर डाला। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू के जवाब में अली जाक की बजाय उसकी बीवी अनाबेल बोल पड़ी, ज़िदाक मेरे बेटे, मैं समझती हूँ कि जिस तरह हम तुम्हारी ज़ियाफ़त करना चाहते थे, वैसा सामान हम फराहम नहीं कर सके। बहरहाल अब गुफ्तगू नहीं होगी, सब मिलकर खाना खाएं। इस पर ज़िदाक खामोश ही रहा। उसने खामोशी से खाना खाया। दूसरे रोज ज़िदाक बिन तुगराई, रुकनुद्दीन और कासिम तीनों सुबह सवेरे ही अली जाक के यहाँ से रुखसत हो गए थे। तीनों अपने घोड़ों को उस शाहराह पर सरपट दौड़ा रहे थे जो अंजाज, गंजा, वहां से मोगान, देलम, तबरिस्तान और जहरम से होती हुई निशापुर की तरफ जाती थी। देलम और गिलान के दरमियान जिस वक्त वो तीनों बहरा कैस्पियन के किनारे किनारे अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे, तो कासिम ने अपने घोड़े की बागें खींच ली। साथ ही उसने ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन को भी रुक जाने के लिए कहा। इस पर ज़िदाक और रुकनुद्दीन ने भी अपने घोड़ों की बागें खींचते हुए उन्हें रोक लिया। फिर कासिम ज़िदाक बिन तुगराई के करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, ज़िदाक मेरे बेटे, मेरी खातिर जो तुमने ये काम सर अंजाम दिया है, इसके लिए मैं इस काबिल तो नहीं कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। सुन मेरे बेटे, यहाँ झील कैस्पियन के किनारे एक बस्ती में मेरे कुछ जानने वाले हैं। मैं चंद रोज उनके यहाँ कयाम करूंगा। इसके बाद मैं वादा करता हूं कि अनकरीब निशापुर में तुमसे आन मिलूंगा।
मुझे उम्मीद है कि सुल्तान तुगरल गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात से मेरे नुकसान की तलाफी जरूर कराएंगे। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन ने एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। फिर दोनों अपने घोड़ों को कासिम के करीब लाए। बारी बारी दोनों ने उससे मुसाफा किया। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने कासिम को मुखातिब किया, कासिम मेरे बुजुर्ग, अगर तुम्हारे यहाँ जानने वाले हैं तो तुम उनके यहाँ जरूर कयाम करो, लेकिन मैं निशापुर में बड़ी बेचैनी से तुम्हारी आमद का इंतजार करूंगा। मुझे कभी उम्मीद है कि तुम्हारे नुकसान की तलाफी जरूर होगी। गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मुझे उम्मीद है कि सुल्तान तुगरल उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन दोनों ने कासिम को अलविदा कहा। कासिम दाएं जानिब एक बस्ती की तरफ रवाना हो गया, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई और रुकनुद्दीन एक बार फिर निशापुर की तरफ जाने वाली शाहराह पर अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे।